हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल फिजिक्स गेटवे पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 विज्ञान के प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर पे ये वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग देखेंगे अपवर्तन क्या है, प्रकाश की चाल और अपवर्तन में क्या संबंध है, उसके बाद गोलीय तलों पर अपवर्तन कैसे होता है, गोलीय तल अर्थात लेंस की परिभाषा, साथ में लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उनके उपयोग क्या है, पहचान क्या है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार और रिमाइंड करा दूं कि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ये सारी चीजें करते रहिए जिससे कि हमको भी एनर्जी मिलती रहे। मैं और आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूंगा। और जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अपवर्तन क्या है, कैसे हो रहा है। तो इससे पहले वाले वीडियो में जब हम देखे थे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि प्रकाश किरणें किसी तल पे पड़ती हैं और उस पर पड़ने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस जाती हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां पर हम लोगों का क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कब होता है, तो जब कोई प्रकाश किरण कहीं किसी तल पे पड़ने के बाद वो वापस नहीं आकर के बल्कि उस सरफेस को पार कर लेती है, उसमें एंटर करती है, प्रवेश करती है। जैसे एयर से कोई ये प्रकाश किरण आ रही हो और एयर के बाद वो ग्लास में एंटर करे, या ग्लास से आ रही हो वहां से फिर निकल के एयर में एंटर करे, और एयर में जा रही है, हवा में जा रही है, वहां से वो जल में प्रवेश करे, या जल से आ रही प्रकाश किरण हवा में प्रवेश करे। मतलब जब माध्यम बदलेगा तब अपवर्तन होगा। तो क्या परिभाषा यहाँ पर एक बार देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ दिखाया गया, देखिए एक तरफ यहाँ पे क्या दिखाया गया, वायु, और दूसरे तरफ क्या है, कांच। तो जब कोई प्रकाश किरण इधर आ रही है, अच्छा, आने वाली प्रकाश किरण जो है आपतित किरण कहलाती है, और जो इससे निकल दूसरे मीडियम में गई तो ये अपने रास्ते से थोड़ी विचलित हो गई। इसका रास्ता क्या होना चाहिए था, ये देखिए सीधे आती तो इसका रास्ता इधर होना चाहिए था। इसका रास्ता ये होना चाहिए था, इधर आनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ से डेविएट हुई अपने पास से, तो ये हुआ। इसी तरह से यहाँ पर जब कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो इसका रास्ता, सीधा रास्ता तो इसका ये होना चाहिए था, लेकिन ये भी अपने रास्ते से थोड़ी सी क्या हुई है, डेविएट हुई है, विचलित हुई है। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है ये कोण हो गया क्या, इसका अपवर्तन कोण, आई और आर। अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि जब प्रकाश किरण, दो केसेस हो सकती हैं कि या तो पहले से वो सघन माध्यम में चल रही हो तो विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो, या विरल माध्यम, पहले विरल माध्यम में चल रही थी अब सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हो। तो यहाँ पर वायु और कांच, पहले वो विरल माध्यम में चल रही है, बाद में वो एंटर कर रही है सघन माध्यम में। तो जब वो विरल से सघन में आती है तो यहाँ देखिए अभिलंब की ओर झुक रही, इधर थोड़ी सी, ये प्रकाश किरण यहाँ होनी चाहिए थे लेकिन ये झुकी है किधर, अभिलंब की ओर झुकी है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। यहाँ पे युक्ति हो गया है भाई, झुकती है ना, ठीक है।
झुकती है, झुकती है। परंतु जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर की ओर झुकती है। तो ये लाइन है, इसका ध्यान दीजिएगा। दो अलग अलग केसेस दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद जैसे हम लोग पढ़े थे परावर्तन के नियम, तो अपवर्तन के नियम भी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकाश किरण कहीं से भी आएगी कहीं चली जाएगी, बल्कि वो कुछ नियमों को का पालन करेगी। और एक नियम जो परावर्तन का था वो तो इसमें भी उसी के जैसे है। और क्या है पहला नियम, क्या कर रहे हैं इसमें कि आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीन चीज है यहाँ पे। देखो, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और इस बिंदु पर जो खींचा गया क्या है, ये क्या है भाई, अभिलंब है। तो ये तीनों क्या होंगी, एक ही तल में होंगी। तो ये तो सिंपल सा रूल। दूसरा क्या कर रहा है कि ये कोण के बीच में, देखिए इससे पहले परावर्तन में क्या था, दोनों कोण बराबर होते थे, यहाँ पे दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, अंतर आएगा कोण में। तो ये कहता है कि आपत्ति ये दो माध्यम युग्म के लिए फिक्स एक चीज होगा कि नहीं, दो माध्यमों के लिए फॉर एग्जांपल वायु और कांच लिया गया, इसके लिए एक तरह की बात आएगी। और जब वायु और जल ले लेंगे दूसरा कुछ आएगा, जल और कांच ले लेंगे कुछ और आएगा। तो ये कोई दो माध्यम युग्म, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर वायु और कांच, इसके लिए क्या है कि आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की साइन मतलब साइन आई, ये इसका साइन, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, साइन आई बराबर साइन आर बराबर नियतांक। साइन का वैल्यू कैसे होता है, तो उसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ 90 डिग्री के बीच का ही कोई बात आएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये देखिए एंगल आई है, बहुत एक किरण इधर की तरफ आएगी तो 90 से तो कम ही रहेगी हर हाल में। और 90 डिग्री के लिए साइन आई का मान एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे साइन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे साइन आर भी बढ़ेगा। तो ये दोनों का रेशियो लेकिन नहीं चेंज होगा, वो कांस्टेंट रहेगा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। फिक्स है, माध्यम युग्म फिक्स है कि एयर और कांच है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, आई जैसे जैसे बढ़ेगा आर भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो इस मतलब का सिंपल मीनिंग यदि समझे तो ये हुआ कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ते जाएगा, और इसका जो नियतांक है साइन आई बटे साइन आर वो कांस्टेंट रहेगा। और ये जो नियतांक है यह एक कैरेक्टरिस्टिक है माध्यम युग्म का, और इसको कहते हैं नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहला माध्यम ये है, पहला माध्यम आपका माध्यम 1, और ये है आपका माध्यम 2। तो साइन, ये कहता है साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1μ2 या 1n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नियतांक कुछ और नहीं बल्कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। और यही अपवर्तनांक दो माध्यम युग्म के लिए, दिए हुए माध्यम युग्म के लिए नियतांक होता है। अपवर्तनांक क्या करता है, इसको प्रकाश की चाल से जरा समझे। तो अपवर्तनांक ये बताता है कि प्रकाश किरण जब उस माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल पे उसका क्या प्रभाव, चाल किस तरह से प्रभावित होगी। हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। और उसके सिवाय कोई भी दूसरा माध्यम आ जाएगा, चाहे वो जल हो, कोई ग्लास हो, या कुछ और भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, प्लास्टिक वगैरह जो ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी मीडियम ले लें तो उसमें प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम ही होनी है। अपवर्तनांक बताएगा कि वो चाल कितनी कम होगी किसी माध्यम में, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा
प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी। ये ध्यान में रखना होगा, ये नहीं कि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल उसमें बढ़ेगी, बढ़ना नहीं है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में ही है, वायु में है, और कोई दूसरा माध्यम लेंगे प्रकाश की चाल उसमें क्या होगी, उससे कम ही होगी। तो प्रकाश की चाल के संबंध से के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग उसमें, तो ये होता है अपवर्तनांक ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यदि यहां पर हम ले लें ये पहला माध्यम है, ये तो इसमें प्रकाश की चाल कुछ होगी आ रही है, तो इसका चाल मान लीजिए ये एक है C1 और दूसरा वाला है C2, तो 1μ2 जो इसमें होगा वो हो जाएगा C1/C2। देखिए ये क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। पहले का अपवर्तनांक नहीं है, अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, और जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं उसमें प्रकाश की चाल नीचे है ये। तो यहां पर क्या है, यदि ए एन जी का मतलब क्या है, म्यू या एन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ए एन जी या ए म्यू जी भी लिख सकते हैं इसको। तो ए एन जी का क्या मतलब होता है भाई, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। तो इसमें वायु में प्रकाश की चाल ऊपर और कांच में प्रकाश की चाल नीचे। हाँ, एक चीज और बता देना, यहाँ पे सापेक्षिक बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब पहला माध्यम वायु है तो वही अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पर जब हम लोग वायु में प्रकाश की वायु से कंपेयर कर रहे हैं तो इसको हम लोग सिर्फ एन जी भी लिख सकते हैं, एन जी भी लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष है। तो यहां पर अगले उसमें यही अगली स्लाइड, अच्छा यहां पर देखिए ये एक चार्ट यहां पर देख लीजिए जरा, इससे पहले इसको देखिए, सापेक्षिक अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या अंतर आएगा वो देख लीजिए। सापेक्षिक अपवर्तनांक का तो वही जो डेफिनेशन था, एक ये और दूसरा ए एन जी इक्वल टू ए एन डब्ल्यू इक्वल टू सी ए बटे सी डब्ल्यू, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और इसके टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक जब ले लेंगे तो यही एयर हो जाएगा, और एयर के सिवाय कोई दूसरा माध्यम रहेगा तो सापेक्षिक अपवर्तनांक होगा। इसमें हम लोग कुछ और भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक पे देखिए। तो जैसा अभी मैंने बात किया था कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, वायु में या निर्वात में। निर्वात में वैल्यू उसका जो अपवर्तनांक है वो 1.000, ये 1 ओनली हो जाता, 1, और एयर है तो 1.0003, लगभग 1 ही है वो भी। बर्फ में, मतलब बर्फ भी जल ही है लेकिन उसका अपवर्तनांक जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। तो बर्फ में प्रकाश की चाल, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो जिसका अपवर्तनांक जल का अधिक है तो जल में प्रकाश की चाल कम होगी, बर्फ में उसकी चाल ज्यादा हो जाएगी। और जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कांच भी देखिए, कई तरह के कांच हैं। तो क्राउन कांच है, और ये दूसरे तरह का एक कांच है तो 1.53 है। बेंजीन का एक वो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, और ये है 1.52। हीरा, इस पे फोकस करिए, एक क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो वो होता है डायमंड का, हीरे का, ये सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका है, वायु का। हीरे का अच्छा इसका एक और ये साथ में, जब हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है और इस कारण प्रकाश की चाल इसमें सबसे कम है। और इसके अपवर्तनांक ज्यादा होने का एक और कॉन्सिक्वेंस आता है, एक और परिणाम आता है कि हीरे में जो चमक होती है वो सबसे ज्यादा इसका अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण ही है। एक घटना होती है और वो घटना का नाम है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होता है, जिससे इसकी चमक ज्यादा होती है। तो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व अगले एक वीडियो में होगा। आगे हम लोग देखते हैं गोलीय तलों पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय तल पे कैसे अपवर्तन होगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस। और लेंस क्या होता है, तो लेंस होता है कोई भी, यहाँ पर देखिए और समझिए इसको, ये देखो ये जो भी बना रहे हैं ये सब लेंस है। ये भी लेंस है, 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 लेकिन ये लेंस नहीं है। अब इन सब में अंतर देखिए, क्या अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ देखिए अंतर देखिए, ये पांचों लेंस है लाइन से, लेकिन ये एक लेंस नहीं है। एक औरों से कैसे डिफरेंट है, इस पे यदि आप सोच लेंगे, देख लेंगे, तो आप जान जाएंगे कि लेंस है क्या। लेंस की परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर जो भी है, ये सारी किसी न किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी हुई आकृति है। किससे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो सकती है, किसी भी चीज से। तो ये जितने अभी 1 to 5 जितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि इसके जो पृष्ठ हैं वो क्या है, वक्रीय हैं, गोलीय हैं। कम से कम एक तो है ही है, ये इसमें तो कम से कम एक है। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों में देखो, ये दोनों में एक एक तल ऐसे हैं। ये गोलीय तल है इधर, और इसका ये गोलीय तल है, एक तल इसका प्लेन है। तो इसलिए इसकी परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि लेंस पारदर्शी माध्यम से बनी हुई एक ऐसी संरचना है जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। ध्यान दीजिए, कम से कम एक। तो कम से कम एक का मतलब ये कि हो सकता है कि दोनों भी हो, तो वो सब क्या हो जाएंगे, लेंस हो जाएंगे। और इसके दोनों तल क्या है भाई, प्लेन है। और ये हो जाएगा कांच का गुटका हो गया, ये कांच का गुटका। ये लेंस नहीं है, गुटका ये लेंस नहीं है, लेंस नहीं है। और ये सब क्या है, लेंस है। नाम क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, बीच में उभरा हुआ रहेगा ये, और इसके वजह से इसका जो नाम होता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस। और ये द्विउत्तल भी कह सकते हैं इसको, द्विउत्तल, दोनों सरफेस इसके क्या है, उभरे हुए हैं। और उसी तरह से इसके दोनों सरफेस क्या है, अंदर गड्ढा है, तो इसको कह सकते हैं हम लोग द्वि अवतल। हालांकि प्रैक्टिस में हम लोग द्वि अवतल ना करके सिर्फ अवतल लेंस ही कहते हैं इसको, ये द्वि अवतल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसमें क्या देख रहे हैं, तो इसका एक तल समतल है, तो ये समतलोत्तल है, समतलोत्तल, ये समतलोत्तल है। और ये क्या है भाई, ये समतलोत्तल है। ये क्या है, उत्तलोत्तल, या ये वाला ये है उत्तलोत्तल, या अवतलोत्तल, या अवतलोत्तल भी कह सकते हैं। तो ये लेंस है। तो ये जो द्विउत्तल और द्वि अवतल है, हम लोग आमतौर पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस इसको कहते हैं। तो ये और कुछ नहीं, क्या क्या है भाई, ये कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसा ले लें, और बनेगा कैसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, कैसे बनेगा वो देखिए। तो इसके लिए जैसे दर्पण में क्या होता था, दर्पण में होता था कि ये खोखला गोला होता था, खोखला गोला। कैसा गोला भाई, खोखला गोला। और उसका एक हिस्सा ले लेते थे, काट लेते थे हम लोग,
और उस हिस्से को जगह जगह से क्या कर लेते थे हम लोग, एक वन साइड में पॉलिश कर देते थे, तो ये दर्पण बन जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें खोखला नहीं बल्कि सॉलिड स्फीयर लेंगे, सॉलिड स्फीयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल को सॉलिड स्फीयर लेंगे। जैसे एक ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया, और उनके बीच का जो हिस्सा कट रहा है ना, ये हो गया क्या, ये हो गया उत्तल लेंस। क्या हो लेंस हो गया भाई, उत्तल लेंस हो गया। और ऐसा हो, देखिए दोनों गोलीय तलों के बीच, इसको भर दीजिए क्लास से गोलीय तलों के बीच, तो ये क्या हो गया, अवतल लेंस। ठीक है, ये तो अब हम लोग देखेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो यहाँ पर उन परिभाषाओं में क्या क्या हम लोग देखेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र और फोकस तल, ये सब देखेंगे। तो ये जो हम देख रहे थे, तो सबसे पहले हम बात करें किसकी भाई, हम लोग बात करें वक्रता, वक्रता त्रिज्या, ये क्या होगी भाई, या वक्रता केंद्र तल, वक्रता केंद्र। तो जैसे दर्पण में देखे थे भाई, ये इसका पहला तल ये है, फर्स्ट तल, लेफ्ट वाले को फर्स्ट तल लेंगे हम लोग। इसका कोई ना कोई इसका भी केंद्र है, ये C1 हो गया, और दूसरा तल ये है, इसका जो केंद्र हो गया वो किधर हो गया, इधर C2 हो गया। तो वक्रता केंद्र मतलब इनके गोलीय तल के जो केंद्र हैं, गोलीय तलों के जो केंद्र हैं वो क्या हो गए, वक्रता केंद्र हो गए। और दोनों वक्रता, ये दोनों गोलीय तलों की त्रिज्याएं हैं, तो ये वाली इसमें हो गई R1, क्या हो गई भाई, R1, और ये हो गई इसकी R2। ये बराबर भी हो सकती हैं R1 R2, और डिफरेंट भी हो सकती हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ का पहला तल जो है, इसका वक्रता केंद्र इधर की तरफ है, और दूसरे वाले का वक्रता केंद्र इधर की तरफ है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ये R1, और इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो गया भाई, R2। तो पहला वक्रता केंद्र और दूसरा हो गया वक्रता त्रिज्या। तो दोनों चीज दो है भाई, वक्रता केंद्र भी दो और वक्रता त्रिज्याएं भी दो। तो वक्रता त्रिज्या ना करके हम यहाँ यदि कहें वक्रता त्रिज्याएं तो अच्छा होगा। उसको कहते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। और तीसरा इसके बाद मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ये हो जाती हैं क्या, ये होती है वक्रता, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखाएं। ये यदि ये C1 है और ये C2 है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, रेखा है, ये हो जाएगी मुख्य अक्ष। उसके बाद मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, अपवर्तन होना है इसमें, हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय तल पे अपवर्तन है, अपवर्तन होना है। तो बाकी किसी डायरेक्शन से जब प्रकाश किरण आती है, तो अपवर्तन का मतलब क्या है, डेविएशन, अपने पाथ से थोड़ी डेविएट होगी।
लेकिन लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से यदि प्रकाश किरण आ रही है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए यदि प्रकाश किरण इस बिंदु से आ रही है, देन इट डोंट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से डेविएट नहीं होती है। और उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्या, ये प्रकाशिक केंद्र, उसको कहते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। ये प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर का वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण डेविएट नहीं होती है, वो कहलाती है प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद मुख्य फोकस की बात करेंगे हम लोग कि मुख्य फोकस क्या है। अच्छा, ये प्रकाशिक केंद्र दोनों में उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। और हम लोग एक और नाम देखेंगे इन लेंसेज का। उत्तल लेंस में अभी आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि ये अपने पैरेलल आने वाली रेज को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, तो इसको कन्वर्जेंट लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्ज करता है। और ये लेंस पैरेलल आने वाली रेज को फैला देता है, तो इनको कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्ज कर देता है। ये ये बात कर रहे थे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तो ये दोनों की अलग अलग होंगी। किसकी? तो सब पहले बात करें उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, तो ये देखा गया कि जो प्रकाश किरणें इस उत्तल लेंस के पैरेलल आती हैं, अपवर्तन के बाद क्या होता है, एक निश्चित बिंदु पर कन्वर्ज होती हैं। इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं भाई हम लोग? इस निश्चित बिंदु को इसका मुख्य फोकस कहते हैं। वास्तव में लेंस में दो फोकस होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। तो हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं द्वितीय फोकस की बात कर रहे हैं। वैसे दोनों प्रथम फोकस द्वितीय फोकस भी देख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, फिलहाल हम लोग एक ही फोकस को देखें। यही इसी फोकस से हम लोगों को आगे जितने क्वेश्चन हैं वो भी करने हैं। तो क्या हो गया, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा होगी कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, और उस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं उस लेंस का मुख्य फोकस। उसके बाद अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस का मुख्य फोकस तो इसमें क्या देखा गया है, प्रकाश किरणें यदि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हों, ये मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, तो इसमें तो कन्वर्ज हो रही थी। अवतल लेंस में क्या देखते हैं कि ये यहां से लगता है कि यहां से निकल के आ रही हैं, डाइवर्ज होंगी, और ऐसे डाइवर्ज होंगी, लगता है ये यहां से निकल के आ रही हैं, डाइवर्ज होंगी। और यहाँ पर जो इसका पॉइंट है ये होता है
मुख्य फोकस अवतल लेंस का। कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसमें कहेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, देखिए अवतल लेंस मुख्य अक्ष उसके समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद या लेंस से गुजरने के बाद इस प्रकार फैलती हैं, लगता है जैसे वो लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु से आ रही हो। सभी लगता है यहाँ बिंदु से आएंगे, इस बिंदु से आएंगे और उसी निश्चित बिंदु को कहते हैं अवतल लेंस का फोकस, मुख्य फोकस। तो दोनों में एक तरह से समानांतर आने वाली किरणें क्या हो रही है, यहाँ पे तो कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ पे ये रियली ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होंगी, डाइवर्ज होंगी और ऐसा लगता है, होता नहीं, ऐसा लगता है कि वो इस निश्चित बिंदु से होकर के आ रही हूं। तो ये इसका कहलाता है अवतल लेंस का मुख्य फोकस। और वास्तव में लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। जब हम सिर्फ फोकस की बात करते हैं तो वहां पे मतलब द्वितीय फोकस की बात कर रहे होते हैं कि ये लेंस का द्वितीय फोकस है। वैसे जब ये लेंस के दोनों तरफ माध्यम एक ही होता है तो उस केस में, लेंस के दोनों तरफ माध्यम एक ही होता है तो उस केस में फोकस दूरियां, ये जो हाँ एक चीज और, फोकस दूरी क्या होती है, तो इसी इसका जो प्रकाशिक केंद्र है, जैसा कि मैंने बताया कि एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित नहीं होती हैं, तो ये पॉइंट है ओ इसका। तो इस प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी, जब मैं जैसा कि मैं कह रहा हूं कि दो फोकस होते हैं तो ये F1 और F2 कर सकते हैं हम लोग। ये F2 है, समझ लीजिए ये भी F2 है और इधर का ये भी F2 है। तो जब ये दो फोकस हैं, इधर F1 हो जाएगा। लेंस के दोनों तरफ एक ही माध्यम हो, फॉर एग्जांपल जब एयर में रखा हुआ है लेंस, तो लेंस के इधर भी एयर और लेंस के इधर भी एयर, तो उस केस में दोनों फोकस दूरियां बराबर होती हैं। लेकिन ऐसा इमेजिन करिए कि यहां पर कोई लेंस हो, ये कोई लेंस हो और इधर जल हो और इधर क्या हो, हवा हो। यदि ऐसा ऐसा होता है और ये कांच है, मान लीजिए लेंस का माध्यम अलग और इसके दोनों तरफ डिफरेंट माध्यम, तो उस केस में जो F1 होगा और इधर F2 होगा, तो इस केस में F1 नॉट इक्वल टू F2 होता है। लेकिन यदि दोनों तरफ सेम माध्यम हो, यहां भी हवा है, यहां भी हवा है और ये कांच है, तो इस केस में F1 इक्वल टू F2 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जो फोकस दूरी है लेंस की, दर्पण में फोकस दूरी सिर्फ उसके आकार पे डिपेंड करता था, क्योंकि फोकस दूरी F क्या करते थे हम लोग, ये दर्पण होता था, यदि ये दर्पण है तो इधर F और इधर C डबल डिस्टेंस है, और ये जो फोकस दूरी F होती थी वो R/2 होती थी। तो दर्पण की फोकस दूरी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, दर्पण के ऊपर डिपेंड करता है कि दर्पण का आकार क्या है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। लेकिन लेंस की फोकस दूरी वो किस पे डिपेंड करती है, तो कई फैक्टर्स हैं इसके। पहली बात की लेंस का माध्यम कैसा है, आकार कैसा है, तो ये एक पॉइंट भी हम लोग यदि नोट कर ले तो ठीक रहेगा कि लेंस की फोकस दूरी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इसके रेडियस R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या है, लेंस का मटेरियल क्या है और वो कैसे माध्यम में रखा हुआ है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा लेंस की फोकस दूरी। क्योंकि फोकस दूरी मतलब वहां से क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन मतलब प्रकाश किरणों को मोड़ेगा या फैलाएगा, डेविएशन होगा, वो कितना होगा, वो दैट ऑल विल डिपेंड अपॉन दी कर्वेचर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करेगा कितना वो मुड़ा हुआ है और दोनों तरफ क्या क्या माध्यम है, और इवन उस लेंस का क्या माध्यम, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी। लेकिन दर्पण की फोकस दूरी सिर्फ उसके आकार पे डिपेंड करेगा।
तो इसी पर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि यदि कोई लेंस है उसको हवा के सापेक्ष ग्लास में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो उस केस में क्या होता है कि यदि ज्यादा घनत्व वाले माध्यम में रख दें उसको, सघन विरल माध्यम के सब अपेक्षा सघन माध्यम में रख दें, फॉर एग्जाम्पल हवा की अपेक्षा जल में रख दें, तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाए। और इवन ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए जल का लेंस बना हुआ है, जल का जिसका अपवर्तनांक कम है 1.33, और उसको रख दिए हम लोग ग्लास में रख दिए, एयर के बजाय कहां रख दिए, ग्लास में रख दिए। तो अब तो क्या देख रहे हैं कि जो उसका माध्यम है ना, क्या नाम है, माध्यम जिसमें रखा हुआ है और जो लेंस का माध्यम है, तो जिस माध्यम में रखा है उसी का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो उस केस में नेचर ही बदल जाता है। मतलब समझिए कि एयर में कोई ग्लास है और उत्तल लेंस है, एयर से हटा के उसको किसी ऐसे लेंस माध्यम में रख दिए जिसका अपवर्तनांक लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो उसका नेचर ही बदल जाएगा। जो उत्तल लेंस है क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, और अवतल लेंस उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन इसके थे। आगे हम लोग फिर देखें और क्या क्या बच रहा है हम लोगों को देखने के लिए। अभी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, हाँ इनको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर और जो जिस तरह से दर्पण में था, यहाँ भी लेंस बनाने के 3 नियम होंगे। और पहला नियम क्या कहता है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली उत्तल लेंस में किरण प्रथम फोकस की ओर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। चलिए प्रथम द्वितीय तृतीय नियम आगे पीछे तो चलेगा, हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में जो कि काम आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ 3 नियम हम लोग क्या देखें, नंबर 1, और यहां लिख ले हम लोग क्या, यहां लिख ले हम लोग, सॉरी उत्तल लेंस पहले लिखे हम लोग, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, और यहाँ पे लिख ले हम लोग अवतल लेंस। 1, इसमें देखा गया कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो अपवर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से होकर चली जाती है। यदि इसको हम लोग F2 ले लें तो मान लीजिए F2 से होकर चली गई। और यहाँ पर जो प्रकाश, यदि अवतल लेंस है तो यहाँ क्या देख रहे थे हम लोग कि समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें डाइवर्ज होती है, मतलब ये ऐसे जाएगी, इसका ये F2 मान लीजिए। और दूसरा क्या नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से डेविएट नहीं होती हैं, ये दूसरा नियम है। मार्ग से अपने डेविएट नहीं होती है। और तीसरा नियम क्या कहता है भाई, तीसरा नियम कहता है यदि प्रकाश किरण फोकस से होके आ रही है, पहले ही ये फोकस से होके आ रही है, तो परावर्तन के बाद ये क्या, अब सॉरी अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यहाँ पर फोकस के तरफ जाने वाली प्रकाश किरण जा तो पाएगी नहीं यहाँ तक भाई, तो ये क्या हो जाएगी, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीनों में देखिए सिमिलरिटी, देखिए दोनों ही लेंस में, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में क्या देख रहे हैं, उत्तल लेंस में समानांतर आ रही है तो फोकस से होके चली जा रही है। यहाँ फोकस से होके तो नहीं जाएगी, डाइवर्ट ऐसे होगी, लगेगा वो फोकस से होके आ रही है। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण डेविएट नहीं हो रही है, यहाँ भी डेविएट नहीं होती है, दोनों का सेम है। यहाँ फोकस से होके जाने वाली प्रकाश किरण जो है, ये मान लीजिए अब F1 है, तो यहाँ से होके जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से क्या हो गई,
समानांतर हो गई। यहाँ F1 के तरफ जाने वाली प्रकाश किरण जो है, F1 के तरफ जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो ये तीनों दोनों लेंसेज में इतनी सिमिलरिटी है। हमको जब रे डायग्राम उसका खींचना होगा, कोई इमेज फाइंड आउट करना होगा कि इमेज उसका कैसा बनेगा, तो हम इन तीन नियमों में से किन्हीं दो नियम का पालन करेंगे। हम ऐसी, वैसे तो एक पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है, ये फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट है, इसके एक पॉइंट से अनंत किरणें होके जा रही हैं। हम उन दो किरणों को लेंगे जिनका पाथ हमको मालूम होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू व्हिच पाथ दे विल मूव, कि रिफ्लेक्शन के बाद से किस पाथ से होकर के वो जाएंगी। जब वो मालूम होगा तो उसके बाद जो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो किरण आरेख हम लोग बना के देखेंगे और उसमें सब इनको ही देखेंगे हम लोग, इन्हीं नियमों में से किन्हीं दो नियमों को यूज करके और हम प्राप्त करेंगे किरण आरेख। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब चार्ट। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब चार्ट देखेंगे हम लोग। इसके पहले याद करेंगे हम लोग किसका प्रतिबिंब चार्ट भाई, इसके पहले हम लोग प्रतिबिंब चार्ट याद करेंगे। उत्तल लेंस है तो इसकी सिमिलरिटी होती है अवतल दर्पण से। उत्तल लेंस की सिमिलरिटी होती है अवतल दर्पण से। और हम क्या क्या देखेंगे वो बता दें। अवतल दर्पण का पहले याद करा दें एक बार आप लोगों को। क्या देख रहे थे, P था और यहाँ पर F था और यहाँ पर C था उसके डबल डिस्टेंस पे। तो एक ऑब्जेक्ट देख रहे थे, कहां पर हम लोग देख रहे थे, अनंत पर। एक देख रहे थे अनंत पर, अनंत पर देख रहे थे। फिर C के पीछे आए थे, फिर C पर आए थे, फिर C और F के बीच, फिर F पर और फिर F और P के बीच। यहाँ पर इसके बजाय हम क्या देखेंगे, यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर यदि कोई लेंस है तो हम किन किन परिस्थितियों को देखेंगे, किन किन स्थितियों में उसके प्रतिबिंब को देखेंगे हम लोग। ये इसका हो गया प्रकाशित केंद्र मान लीजिए, और ये हो गया इसका, यदि इधर F1 किसी भी तरफ ले लें तो ये F2, जो C लेते थे उसके बदले यहाँ हम लोग लेते हैं 2F1 और यहाँ 2F2 लेते हैं। इसको ऊपर लिखें F1 2F2। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक ले लेंगे कहां पर भाई, अनंत पर ले लेंगे। फिर जो C के पीछे है वो 2F के पीछे जो C है उसके बदले 2F है। जो C और F के बीच है वो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2F1 और F1 के बीच, फिर F1 पर और F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। इन 6 केसेस को यहाँ भी देखेंगे, सिमिलरिटी है। और जैसे 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 वहां भी जो प्रतिबिंब बहुत दूर था तो उसमें क्या देख रहे थे, जब प्रतिबिंब बहुत दूर था तो उस केस में उसका ठीक, जब प्रतिबिंब दूर है तो उस केस में सॉरी, वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा। तो हम क्या क्या देखेंगे, वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बदलती है, प्रतिबिंब का आकार कैसे चेंज हो रहा है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे चेंज हो रही है, ये सब कुछ देखेंगे हम। तो ये देखा गया कि जब अनंत पर है तो वस्तु लेंस के दूसरी ओर फोकस F2 पर बनेगी। F1 अनंत की तरफ है तो दूसरी तरफ, मतलब जिधर वस्तु है प्रतिबिंब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दर्पण में लेकिन उल्टा होता था, वस्तु जिधर रहती थी प्रतिबिंब भी उसी साइड में बनता था। 2F1 से परे है, पीछे है उसके, तो क्या हो जाएगा उस केस में लेंस के दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच में, जहां पर अनंत पर थी तो उसका फोकस प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। जब 2F1 पे है तो उसकी ये 2F1 के पीछे है तो उसकी प्रतिबिंब उसका F2 और 2F2 के बीच बनेगा। जब 2F1 पे है तो जैसे C पर होता था तो C पर ही प्रतिबिंब भी बनता था, यहाँ 2F1 पे होगा तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा अपोजिट साइड में। वहां चूंकि उसी साइड में बनता था
तो सी पे वस्तु आती थी तो प्रतिबिंब भी उसके ऊपर बन जाता था। यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब दूसरे साइड में बनेगा, अभी हम लोग देखेंगे उसमें। जब F1 और 2F1 के बीच में आएगा तो लेंस के दूसरी ओर 2F2 के पीछे चला जाएगा वो, और जब ये फोकस पे होगा तो अनंत पे चला जाएगा। जब फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में होगा तो उस केस में प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, उसी साइड में। सिर्फ इसी एक केस में ऐसा है। और यहाँ पर फिर क्या देखें हम लोग कि प्रतिबिंब का अपेक्षित आकार देखेंगे तो अनंत पर है तो एकदम छोटा सा बनेगा, जब 2F1 के पीछे है तो छोटा बनेगा, जब 2F1 पर है तो समान आकार का बनेगा, और उसके बाद तो इसमें क्या देख रहे हैं, धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। जब 2F1 और F1 के बीच चला गया तो वस्तु का आकार बड़ा बनेगा, मैग्निफाइड इमेज होता है इसमें, मैग्निफाइड मैग्निफाइड। और जब F1 पे है तो अनंत रूप से बड़ा हुआ, असीमित रूप से बड़ा बनेगा, हाईली मैग्निफाइड, और इस केस में वस्तु से बड़ा। बाकी 5 केसेस में जब तक वस्तु उसके पीछे है, किसके भाई, F1 या F1 के पीछे है, तब तक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा ही बनता है। और सिर्फ जब वो F1 के और O के बीच में जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। सिर्फ एक केस ऐसा है, उत्तल लेंस में। तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में विभिन्न प्रकार का, विभिन्न स्थानों पे, मतलब स्थिति भी उसकी भिन्न भिन्न होगी और उसके आकार भिन्न भिन्न होंगे, और प्रकृति भी वास्तविक तथा उल्टा भी हो सकती है और आभासी तथा सीधा भी हो सकती है। ये सारी विविधताएं उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब में होगी। लेकिन जब अवतल लेंस की बारी आएगी तो देखेंगे कि वहां पर हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ छोटा भी बनता है उत्तल लेंस में, बड़ा भी बनता है, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा भी बनता है, पास में भी बनता है, दूर में भी बनता है। तो इसकी विविधता है। और यहाँ पर हम लोग ये देखिए, ये प्रतिबिंब चार्ट है इसका। तो जब वस्तु कहाँ है भाई, अनंत पर है, ये अनंत मतलब क्या, जो किरणें समानांतर आ रही है एक दूसरे की, तो उसका प्रतिबिंब सब कहाँ बन जाएगा, दूसरी तरफ फोकस पे बन जाएगा। और जब वो F1 2F1 के ये रहा C1 के बदले जो लेंस में C1 होता था, अब क्या हो गया वो ये C1 से, इसका एक बात कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिगर में ऐसा थोड़ा दे दिया है, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि जहां पे C1 है वहीं पे इसका 2F1 है, ऐसा नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा असहज करने वाली स्थिति दिख रही है, इसमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है, कहीं भी हो सकता है वो। तो ये है कि F2 के डबल डिस्टेंस पे 2F2 होगा, वो C2 पे होना वो जरूरी नहीं है। C1 C2 ये उससे कंपेयर करने के लिए दे दिया है, मिरर से कंपेयर करने के लिए दे दिया गया। तो जब वो 2F1 के पीछे है तो यहाँ पे देखिए उस केस में उसका प्रतिबिंब क्या है, बस उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, और वो लेंस के दूसरी तरफ किसके किसके बीच में भाई, F2 और 2F2 के बीच में। जब ये वस्तु 2F1 पे आएगी तो इधर प्रतिबिंब उसका बनेगा 2F2 पर, 2F2 पर, 2F1 पे है तो प्रतिबिंब बन रहा है इसका 2F2 पर, और साइज दोनों के बराबर है। जब 2F1 और F1 के बीच अब आ गया तो प्रतिबिंब अब 2F1 F2 के बीच में, C1 C2 को नहीं पढ़िए यहाँ पे, F2 के 2F2 के बाहर चला गया। और जब F1 पे है तो यहाँ पे देखिए पैरेलल किरणें जा रही है, मतलब ये कहाँ चला गया भाई, ये चला गया अनंत पर। कहाँ गया ये, अनंत पर। और जब वो फोकस और इसके बीच में तो उस केस में प्रतिबिंब कहाँ बना है, इसका पीछे बना। ये कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे रे डायग्राम ड्रा किया गया है। तो देखिए इसके टिप से कोई भी पिन लीजिए, कोई वस्तु लीजिए, उसके टॉप से हम दिखा रहे हैं कि 2 किरणें दिखा रहे हैं, और किन 2 किरणों को दिखा रहे हैं, जिसका अपवर्तन के बाद रास्ता मालूम है कि कहाँ से होके जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि जब कोई किरण पैरेलल होके जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, दूसरे वाले फोकस F2 से होके जाएगी, और जब प्रकाशिक केंद्र से होके आएगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, ये एक दूसरे को ऐसे काट सकती है। आप लोग ऐसे ही अपने उसमें
डायग्राम बना के देखिएगा, रे डायग्राम एग्जाम में आता भी है। उसके उलट यहाँ जब देख रहे हैं हम लोग अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में एट रैंडम कहीं भी वस्तु रख दीजिए, वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी और छोटा बनेगा वस्तु से। यहाँ पर एक प्रतिबिंब दिखाया गया है कि यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो यहाँ से पहली किरण यदि इधर जाती है तो पैरेलल जाने वाली किरण ऐसे डेविएट होगी, लगेगा जैसे कहाँ से आ रही है भाई, इस फोकस से होके आ रही है, और दूसरी वाली किरण इधर से सीधे निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इसलिए कोई डेविएशन नहीं होगा। और ये दोनों रेस तो एक दूसरे से फैलते जा रही हैं, ये आपस में एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे दिख रहा है। ए भी वस्तु है, ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब है। और ये दिखाया गया कि यदि अनंत पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। रे डायग्राम एक आप खींच के देखिए, कैसे खींचेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम आप लोगों को कुछ दिखाएं भाई। यहाँ पर मान लीजिए जो भी केसेस केस होंगे, एक ले लीजिए उत्तल लेंस ले लीजिए, उत्तल लेंस ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ उल्टा ही लिखते हैं, F2 लिख लीजिए, इधर 2F2 लिखिए, F1 तो कोई एक केस जैसे मान लीजिए हम वस्तु को ले लिए कहाँ गई, 2F1 के और F1 के बीच में, तो यहाँ से दो किरणें दिखाइए, एक किरण जो इसके पैरेलल जाएगी, तो कहाँ से होके गुजरेगी भाई, वो फोकस से होके गुजर गई। और दूसरी किरण को कहाँ से दिखा दें, प्रकाशित केंद्र से गुजार दीजिए इसको, एक दूसरे को यहाँ पे काट दें, एक दूसरे को यहाँ पे काट दें, तो यहाँ पर इसको मिलाइए। और अभी तो मान लीजिए हाथ से बिना मेजरमेंट लिए बनाया गया, तो भी स्पष्ट दिख रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ चला आया, 2F2 के पीछे चला आया। इसी तरह से एक एक डायग्राम को हम क्या करेंगे, ऐसी दो रेज को लेंगे जिसका कि अपवर्तन के बाद हमको रास्ता मालूम होगा, बस ये प्रतिबिंब बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो अवतल लेंस के प्रतिबिंब चार्ट में कुछ खास नहीं है भाई, इसमें हमेशा आभासी तथा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। अंतर सिर्फ है कि यदि अनंत पर है तो फोकस से बन जाएगा, कहीं दूसरे जगह रखा गया है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखिए फोकस और ऑप्टिकल पे अनंत पे है तो फोकस पे, अदरवाइज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के इन दोनों के बीच में, फोकस ऑप्टिकल सेंटर और प्रतिबिंब बना है यहाँ उन दोनों के बीच में। कुछ मुश्किल नहीं है, कहीं भी एक करके हम आपको दिखाएं। यहाँ पर देखिए कहीं भी आप यहीं पे मान लीजिए एक अवतल लेंस ले लीजिए, अवतल लेंस और बिना सोचे कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, रख लीजिए, बस ये है कि इसके फोकस को दिखा दीजिए, F2 ये F1, तो यहाँ कहीं भी वस्तु हम रख दें, यहाँ पे एक प्रकाश किरण इधर की तरफ ले जाइए, क्या होगा, लगेगा ये कहाँ से आ रही भाई, फोकस से होके आ रही है, और दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काट दे रही हैं। इस तरह से आप रे डायग्राम बना सकते हैं इसके साथ ही हम लोग कुछ और टॉपिक जो इसमें बचे हैं वो भी देख लें। लेंसों की चिन्ह परिपाटी, तो यहाँ पर क्या है, लेंस में भी दर्पण में पढ़े थे, सेम वही चीज यहाँ भी रहता है। ये लेंस की चिन्ह परिपाटी देखिए, पहली बात
कि इसमें सारी दूरियां कहाँ से मेजर की जाती हैं भाई, प्रकाशिक केंद्र से। लेंस में दर्पण में कहाँ से मेजर की जा रही थी, दर्पण में मेजर की जा रही थी पोल से। यहाँ पे सारी दूरियां मेजर की जाती हैं प्रकाशिक केंद्र से। और जब मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहे हैं, मान लीजिए वस्तु आपकी ये है, तो ये हो गई आपतित किरण की दिशा। किसकी दिशा भाई, आपतित किरण की दिशा। तो हम आपतित किरण की दिशा के अनुदिश जा रहे हैं, उसी दिशा में जब जाएंगे हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, यदि इधर जा रहे हैं तो दूरियां क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, और इधर जा रहे हैं तो दूरियां हो जाएंगी निगेटिव। मतलब आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। फिर ऐसे ही जब ऊपर नीचे जाएंगे तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या हो जाएगी भाई, ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक ले लेंगे, और नीचे की ओर नापी गई दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक ले लेंगे। अब यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो हम क्या बता रहे थे भाई कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी द्वितीय फोकस ही लेते हैं। ये हो गया इसका फोकस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहाँ से मापेंगे, सारी दूरियां कहाँ से मापेंगे भाई, प्रकाशिक केंद्र से। तो जब इसका एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का पॉजिटिव। अवतल लेंस में क्या था कि अवतल लेंस में ये वस्तु इधर है, आपतित किरण इधर आएगी, और फोकस यहाँ से इधर की तरफ, ओ से इधर की तरफ आएंगे हम लोग फोकस निकालने के लिए। तो ये जो फोकस होगी कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु को हमेशा इधर ही रखेंगे। मान लीजिए यही वस्तु है, दूरी मापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम इधर जा रहे हैं और आपतित किरण इधर आ रही है, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए यू जब भी लेंगे तो हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक ही लेते हैं। वो दिया रहे या ना दिया रहे, जब आप आंतरिक प्रश्न करेंगे तो यू का वैल्यू क्या लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे। और कुछ टॉपिक देखें इसमें बचा हो, उसको भी देख लिया जाए। यस, कुछ टॉपिक जो अभी छूट रहे हैं इसमें, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या कितने समय का वीडियो हो गया, ये वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए, लेंस सूत्र दर्पण सूत्र के जैसा ये भी है, उसमें सब डिटेल्स बताए हुए थे। लेंस सूत्र में क्या है भाई, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, हमारा लेंस सूत्र है। दर्पण में क्या था, यहाँ पे प्लस था। रेखीय आवर्धन पढ़े हुए थे उसमें, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है HI/HO। क्या है तो होता है ये, तो रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब के आकार से वस्तु के आकार के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m इक्वल टू v/u। कंपेयर कीजिए दर्पण से, दर्पण में यहाँ प्लस होता था और यहाँ पर माइनस होता था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी m पे जो नोट्स लिखवाए हैं उसमें उसको भी देखिएगा कि m का वैल्यू इसमें नोट्स में लिखवाए थे, m की वैल्यूज कैसी कैसी होती हैं। तो यदि नंबर 1 m क्या है, m यदि आया है पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब कि सीधा और कैसा, आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा, m का वैल्यू यदि निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक, निगेटिव का मतलब उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। तीसरा देखें हम लोग, मॉड m बताया था, मॉड m का वैल्यू, मॉड मतलब उसका ये कोई नंबर है, तो ये 1 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। लेकिन जब मॉड लेंगे तो -3, मॉड -3 का भी वैल्यू 3 होगा, और मॉड 3 का वैल्यू भी 3 होगा। चिन्ह नहीं बल्कि सिर्फ क्या रहेगा, दूरी रहेगा।
तो जब मॉड ले लिए m का और चिन्ह नहीं है वो मतलब कि वास्तविक, और वो मतलब नहीं है कि वास्तविक है क्या बात ही है, इसका वैल्यू 1 आया तो प्रतिबिंब कितना होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। लेकिन यदि m मॉड m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, और मॉड m इज लेस देन 1 है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को भी। आगे देखते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, तो लेंस क्या करता है भाई, लेंस से अपवर्तन होता है, वो उससे गुजरने वाली प्रकाश किरणों को सीधे नहीं जानेगा, डेविएट करेगा। तो अब जरा देखिए कि ये लेंस है, क्या करेगा, तो प्रकाश किरण इधर से आ रही है, इसको ये डेविएट करेगा, यही इसकी क्षमता है। कितना डेविएट करेगा, तो यदि इसकी क्षमता ज्यादा डेविएट करने की है तो ये फोकस जो f1 है, यदि ज्यादा डेविएट करेगा तो ये फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोकस क्या होगा, कम होगा। मतलब कि पावर जो है, क्षमता जो है, वो फोकस दूरी की रेसिप्रोकल है, या ये कि नहीं, फोकस दूरी उसके क्षमता के रेसिप्रोकल है। क्षमता ज्यादा तो फोकस दूरी कम, फोकस दूरी ज्यादा तो क्षमता कम। यहां पर इसलिए हम लोग क्षमता के लिए F इज इक्वल टू P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू होता है 1/F, फोकस दूरी का रेसिप्रोकल, उल्टा होता है। अब P का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर। और ये तब होता है जब फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो। तो जब भी हम लोगों को क्षमता निकालना होगा तो हम लोग को उसके फोकस दूरी को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और तब 1/F करके करेंगे हम लोग उसको। एक टॉपिक आ रहा है दो लेंसों का संयोजन। मान लीजिए कहीं पे दो लेंस हो और कंटेक्ट में रखे हुए, हम लोगों के इसमें बस कंटेक्ट तक ही सीमित रहेंगे। दोनों लेंसेज कंटेक्ट में है, F1 है, F2 है। तो दो लेंस हैं, कंटेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, कैसे काम करेंगे, तो दोनों लेंसों का काम क्या है, अपवर्तन होगा, प्रकाश किरणें उधर से जाएंगी और दोनों यदि एक ही नेचर के डाइवर वो कन्वर्ज करने वाली, तो उसको क्या करेंगी, दोनों मोड़ेंगी। तो इसलिए उस केस में पावर जो होता है ना, पावर दोनों का जुड़ जाएगा, P1 प्लस P2। और यदि ये पावर, टोटल पावर, फोकस दूरी टोटल F हो तो P के बदले 1/F लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/F1 और यहाँ पे 1/F2। और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। तो वहां आएगा, देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वो फोकस और क्षमता के संबंध में या इनके संयोजन के संबंध में उसको हम लोग देखेंगे। अगले इसमें हम लोग देखें जरा लेंस की पहचान। तो इस लेंस की पहचान के दो तरीके हैं भाई। एक होता है कि स्पर्श करके, पहला जो मेथड है इसमें वो है स्पर्श करके, लेंस को स्पर्श करेंगे, स्पर्श करके। और दूसरा देखेंगे हम लोग इसमें कैसा, दूसरा देखेंगे प्रतिबिंब देख करके पहचान करेंगे, प्रतिबिंब देखकर, छू के, स्पर्श करके कैसे देखेंगे। तो ये है हमारा लेंस, अवतल लेंस, और ये है हमारा उत्तल लेंस। तो जब स्पर्श करेंगे तो बीच में मोटा दिखेगा तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, और बीच में पतला किनारे किनारे मोटा दिखेगा तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। बड़ा सिंपल सा चीज है। और प्रतिबिंब देख करके, तो अभी हम देखे थे कि जब जिस केस में सीधा प्रतिबिंब बन रहा था वो भी वस्तु से पीछे, तो वो कैसे हो रहा था वो देखेंगे उसको। तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब देख रहे थे, जो सीधा प्रतिबिंब बन रहा था तो वस्तु के पीछे जा रहा था, और क्या हो रहा था, वस्तु से छोटा बन रहा था, सॉरी बड़ा बड़ा बन रहा था। लेकिन अवतल लेंस में जब देख रहे थे तो वो वस्तु और लेंस के बीच में बन रहा था और वस्तु से छोटा बन रहा था। तो सिंपल सा पहचान यदि करना है तो कोई लेटर लिखा हुआ है, यदि कुछ भी है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ लेटर है,
इसके ऊपर हम लेंस को लाएंगे। यदि वो लेंस से लेटर बड़ा दिखने लगेगा तो इसका मतलब कि वो उत्तल लेंस है, और ये लेटर छोटा दिखने लगेगा तो क्या होगा, वो अवतल लेंस होगा। और यदि कुछ भी परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा है, वो कोई भी लेंस नहीं है, ना तो उत्तल है ना अवतल। फिर एक बार ध्यान दीजिए कि उत्तल लेंस का कब कैसे पता चलेगा, यदि बुक पे ही रख ले, मान लीजिए बुक पे उस लेंस को उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे रख रहे हैं और प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देने लगे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो उत्तल लेंस है। छोटा दिखने लगेगा तो अवतल लेंस होगा। तो इस तरह से हम प्रतिबिंब देख करके और पहचान सकते हैं कि वो कौन सा लेंस है। अगले पार्ट में देखें कि इसके उपयोग क्या हैं। तो इनके गुणों के आधार पर ही इनके उपयोग भी हैं। इनके उपयोग में ज्यादा तो लेंस इसका उपयोग होता है किसका भी, उत्तल लेंस का ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत अवतल लेंस का भी होता है। तो उत्तल लेंस के उपयोग की बात करें हम लोग, तो अभी जैसे पहचान में हम देख रहे थे कि लेटर के ऊपर यदि हम बुक के ऊपर थोड़ा सा रख के देखते हैं हम लोग, या हाथ की लकीरों को भी जो पतली पतली लकीरें नहीं दिख रही है इसके ऊपर उसको रख के देखेंगे तो ये लकीरें मोटी स्पष्ट दिखने लगती हैं। किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। तो इस उत्तल लेंस का उपयोग ये हस्तरेखा विशेषज्ञ जो होते हैं वो लोग भी करते हैं। रीडिंग ग्लास के रूप में लैब वगैरह में जहां पे बहुत ही छोटी छोटी लाइन ग्रेजुएशन होती हैं तो उनको देखने के लिए भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी बनाने वाले, वो छोटे छोटे पुर्जों को देख के उन लोगों को वर्क करना होता है तो घड़ी बनाने वाले भी देख देख उसका प्रयोग करते हैं। स्वर्णकार जो आभूषण बनाते हैं उनको भी बहुत ही पतला पतला चीज देखना होता है तो वो लोग भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और इवन हम लोगों की जो, यदि अभी फॉर एग्जांपल मैंने ही चश्मा जो लगाया है वो इसलिए ही होता है कि जब हमको बुक पढ़ने में दिक्कत आती है, बुक के लेटर्स को नहीं देख पाते हैं, तो जैसे रीडिंग ग्लास का यूज कर सकते हैं वही उसी तरह का है चश्मा भी। तो चश्मा में तो लेंस आंख के दृष्टि दोष जो कि अगले लेसन में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके उपयोग, उसकी दृष्टि दोष कैसी है उसके अनुसार दोनों लेंसेज का उपयोग होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। और उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी वगैरह में भी होता है। तो इसका शॉर्ट में यदि लिखे हम लोग कि उत्तल लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग है, तो नंबर 1 चश्मे में याद रहेगा ही आप लोगों को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ काम। चश्मे में प्रयोग होता है, दोनों लेंसेज का उपयोग होता है। दूसरा रीडिंग ग्लास के रूप में, रीडिंग ग्लास, और इसी के जैसा उपयोग होता है कौन कौन और करते हैं भाई, घड़ीसाज करते हैं, घड़ीसाज करते हैं इसका उपयोग। और कौन करता है, और ये स्वर्णकार यूज करते हैं इसको। सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, और हाँ सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में जब यूज होता है ना तो वहां पे कुछ वर्क ऐसे करने होते हैं कि दोनों लेंसों का कॉम्बिनेशन होता है, उनको आई पीसेस करते हैं। उत्तल लेंस भी होता है वहां पे, अवतल लेंस, दोनों का वो कॉम्बिनेशन वहां पर होता है। और अवतल लेंस का उपयोग जो है वो चश्मे में तो भाई अवतल लेंस, हम लोग अलग अलग इनके यूजेस वहां पर देखेंगे। चश्मे में कब का यूज करते हैं हम लोग। तो ये हो गया इसमें। और इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस और आंकिक प्रश्नों को बाद में हम लोग हल करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।